And this brings us to paper 2 of IIT JEE Advanced 2020. पेपर 2 उतना टफ नहीं था जितना पेपर 1 था, लेकिन फिर भी कई बड़े दिलचस्प क्वेश्चन है इसमें। एक लार्ज लेवल मॉडरेट है, दो तीन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दो तीन आसान, बट मोस्टली इट्स अ मॉडरेट लेवल पेपर, जैसे कि ये क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल से है, बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। हमारे स्टडी मटेरियल में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इलस्ट्रेशन में भी आते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बिल्कुल कैसा, first, second, and third ionization energies of four atoms with atomic number n, n plus 1, n plus 2, and n plus 3, where n is less than 10, are tabulated below. What is the value of n? एक बात तो आपको याद होगी कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा बढ़ती चली जाती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एटम्स ऑलवेज गो ऑन इंक्रीजिंग। दैट इज अ वेरी प्राइमरी कंडीशन। सेकेंडली, आप देखेंगे 16 या 1681 से 3374 लगभग डबल, ठीक है। फिर 33 से 60 डबल से थोड़ा सा कम, 20 से 40 39 है, लगभग 40 है ना, तो लगभग डबल, ये भी लगभग डबल से थोड़ा सा कम। 496 से 500 है, लगभग 500 से 4500, डबल नहीं है, 9-10 गुना है। अच्छा, और उसके बाद तो मुश्किल से 1.5 टाइम्स ही हो रहा है। ये जो जंप है आप देखो, ये बड़ी ड्रास्टिक है। क्यों? 700 से 1400 लगभग डबल, 1400 से 7000 ये लगभग 5 टाइम्स। जो ये दो जंप्स हैं ये बड़ी अब्रप्ट हैं, लगभग दुगना 1.5 गुना बढ़ रहा है, पर कहीं 9 गुना, कहीं 5 गुना, कलेजा चीर दिया गया हो ऐसा लग रहा है। क्यों? आपने जरूर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तोड़ी है यहां पर। तो I1 से I2 मतलब इसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तोड़ोगे तब जाकर एकदम से बहुत हाई होगी। इसका मतलब दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आप ये देखें, n लेस देन 10 था, अच्छी बात है, तो n+3 तक। अब आप ये देखिए I1 यानी कि +1 जो हुआ है उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। +1 कैटायन जिसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, कौन हो सकता है? क्या तो लिथियम हो सकता है Li+, और या सोडियम हो सकता है Na+। लिथियम के साथ एक दिक्कत है। क्यों? अगर ये यहां पे ये लिथियम था तो इसको यहां पे सॉरी, उसको यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम होना पड़ेगा, पर इसमें एक दिक्कत है, फिर हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो Ie2 Ie3 तो हो ही नहीं सकती, तो ये नॉनसेंस है, ये गड़बड़ है। तो हो ना हो ये सोडियम है। अच्छा, तो Na+, Na2+ बिल्कुल, और मैग्नीशियम भी बैठ जाएगा बढ़िया से। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा कि +1 से +2 से +3 जाने में जान निकल गई, और सच है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तोड़ रहे हैं आप। अच्छी बात है। तो एटॉमिक नंबर 11 है n+2। अच्छा, तो n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। डन? चलिए, अच्छी बात है। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सुंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी है। कहां से? बॉन्डिंग से। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म, खूब सारे हैं। व्हेन अ चार्ज्ड comb is brought near their flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure? चार्ज से अट्रैक्ट कौन होता है? वेल, पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनका एक नेट डाइपोल मोमेंट है, जिनका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो बस हमें पोलर मॉलिक्यूल ढूंढने हैं। यस, कौन है पोलर? O2 ना, HF हाँ, पानी यस, अमोनिया यस, H2O यस, CCl4 नो, क्लोरोफॉर्म यस, बेंजीन नो, क्लोरोबेंजीन यस। जो ज्यादा पोलर है वो ज्यादा आकर्षित होगा, कम वाला कम होगा, होंगे दोनों। 1 2 3 4 5 6, द करेक्ट आंसर इज 6। This is the second question, a beautiful one from chemical bonding dipole moments. Let's take a look at the third one.
in the chemical reaction between stoichiometric quantities of KMnO4 and Ki in a weakly basic solution. What is the number of moles of iodine released for 4 moles of KMnO4? इक्वेशन लिखनी भी है और बैलेंस्ड भी करनी है, इनऑर्गेनिक भी है और बैलेंसिंग इक्वेशंस भी। KMnO4 रिएक्ट कर रहा है किससे? Ki से। क्या दे रहा है? दे रहा है वीकली बेसिक मीडियम है तो मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलेगा MnO2, और साथ में आयोडीन बोल रहे हैं। वैसे बेसिक मीडियम में डर होता है आयोडीन डिस्प्रपोर्शनेट न कर जाए, इससे बचने के लिए ही वीकली बेसिक दे रखा है और बोल रखा है I2 बनानी है। पोटेशियम का क्या होगा? KOH बनवा लेंगे जी, और क्या करेंगे? बैलेंस करते हैं। हाँ जी, KMnO4 चेंज कितना है? KMnO4 में चेंज है 3 का और Ki में चेंज है 1 का, तो 1, 3 और 1 या 2 and 6 ऐसा कर सकते हैं। अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो क्या क्या मिल जाएगा हमारे पास? मैंगनीज 2 टाइम्स पोटेशियम एंड 3 टाइम्स I2। पोटेशियम 3 नहीं, सॉरी, पोटेशियम है ये 2 + 6 8, तो आई हैव 8, सॉरी दिस इज 8 पोटेशियम। कुछ बैलेंस होगा। हाँ, पानी चाहिएगा, हाइड्रोजन यहां पे आई हैव 4H2। चेक करना चाहते हो ऑक्सीजन से चेक कर लो। ऑक्सीजन कितनी है? 8 + 4 12, और यहां पर 8 + 4 12। डन। तो 2 मोल पोटेशियम पर मैंगनेट से 3 मोल आयोडीन निकलती है, तो 4 मोल पोटेशियम पर मैंगनेट से कितनी? 4 × 2 कितना? 6 मोल्स निकलेगी आयोडीन के। तो आंसर कितना हो जाएगा? द आंसर विल बी ब्यूटिफुली 6 मोल्स। डन। चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू द 4th क्वेश्चन। ये तो फटाफट हो रहे हैं। मैंने कहा था पेपर 2 रिलेटिवली आसान है। दिक्कत बच्चों को तब आती है जब वो थक जाते हैं, पक जाते हैं और उनकी मेंटल ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हमेशा जेईई का पेपर 2 पेपर 1 से आसान ही आता है। एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पोटेशियम क्रोमेट को जैसे ही आप एसिडिफाई करोगे क्या होगा? पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 on acidification will change to K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये रिएक्शन हमने एन्यूमरेट किया था किसमें? अपना वो जो इनऑर्गेनिक वाले कोर्सेज हैं उनमें सब जगह हमने स्ट्रेस किया इस पर। बहुत सुंदर रिएक्शन है और इट वॉज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमाइल अल्कोहल। अमाइल अल्कोहल है ऐसा जो पानी में घुलता नहीं है, पानी पे तैरता रहता है। ठीक है, तो पहले एक्वा सॉल्यूशन में ये है, ऊपर से अमाइल अल्कोहल डाल दिया। खासियत क्या है? अमाइल अल्कोहल लेस पोलर है पानी से, तो लेस पोलर सब्सटेंसेस जो बनेंगे वो अमाइल अल्कोहल में घुल जाएंगे। ये तो आयनिक सब्सटेंसेस है, ये घुलेंगे, ये नहीं घुलने वाले हैं। उसके बाद उसमें 3% H2O2 डाला। अच्छा, अब ब्लू अल्कोहल लेयर वाज ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये सब छोड़ो, आप इसमें H2O2 डालोगे तो होगा क्या? जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट में H2O2 आएगा वो बनाएगा सुंदर सा CrO5, ब्लू वायलेट। एक्वा सॉल्यूशन में तो ऑरेंज कलर का डाइक्रोमेट और ब्लू कलर का ये मिलकर वायलेटिश कलरेशन दे देते हैं, लेकिन इसीलिए उसको अमाइल अल्कोहल के साथ शेक किया जाता है। प्लीज नोट, CrO5 आयनिक कंपाउंड नहीं, कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये पूरा का पूरा मजे से प्रेफरेबली घुल जाता है अमाइल अल्कोहल में, विच इज लेस पोलर। आप देखिए ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर CrO5 का। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड, हाँ क्रोमियम 6 कंपाउंड है बिल्कुल। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू क्रोमियम थ्रू ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल? 1 2 3 4। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आंसर है 4। ओवर एंड आउट। ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन बेहतरीन है, देखिए इसको। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड इज गिवन बिलो। बढ़िया सा पेप्टाइड का स्ट्रक्चर है। फंक्शनल ग्रुप देखिए OH है, ठीक है। ये कौन सा फिनोलिक ग्रुप है? अमीन्स हैं तो, और आपके पास अमाइड्स भी हैं। यही नहीं, आपके पास यहां पे अगर आप गौर फरमाएं तो COOH ग्रुप्स भी हैं दो। तो अलग अलग बड़े तमाशेदार फंक्शनल ग्रुप आपके पास हैं
यहां पे आप देखें इस तरह से 4 हैं, अमाइड्स, अमीन्स, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. If the absolute values of the net charge of the peptide at pH 2, 6 and 11 are Z1, Z2 and Z3 modulus हैं respectively, then what is the sum of their values? ये pH का क्या झगड़ा है? अब यहां मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं. क्यों? जिनका जेई हो गया है और आगे काम में आएगा अलग बात है, पर ये तो हम उनके लिए भी कर रहे हैं जो आगे रेफरेंस के तौर पर इन वीडियोस को आने वाले सालों में देखेंगे ताकि वो अपनी तैयारी अगले जेई की कर सकें. उनके लिए बता रहा हूं. देखें, आपको कुछ एक पीकेएस बड़े अच्छे रहेंगे अगर आपको याद हो जाए, जैसे पीकेए, पीकेए ऑफ RCOOH ना, ये लगभग 4 से 6 की रेंज में होता है. अच्छा, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड रफली 4 to 6 की रेंज में होते हैं और मोस्टली 4 to 5 ही होते हैं, है ना. 4 to 5 ही मानो, 6 तक भी बहुत रेयर कोई जाता है. अच्छी बात है. अगर ऐसा है तो आप ये देखिए Ka है 10⁻⁴ से 10⁻⁵. नाउ Ka क्या होता है? Ka इज H प्लस into A minus upon HA. Therefore, Ka upon H plus is A minus upon HA. ऐसे देखो आप, किसी भी एसिड के लिए ये सच है. अब Ka कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए Ka कितना है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए K हो जाएगा 10⁻⁴ या 10⁻⁵. दो वैल्यूज हैं, बस इस रेंज में होता है, डिवाइडेड बाय H प्लस. अभी H प्लस कितना है? अगर pH 2 है, ध्यान से देखिए, अगर pH 2 है तो ये वैल्यू होगी H प्लस की 10⁻². तो ये रेशियो कितना हो गया? ये हो गया 10⁻² to 10⁻3. ये रेशियो हो गया 10⁻² से 10⁻3. इसका मतलब क्या हुआ कि A माइनस अपॉन HA, ध्यान से देखिए, ये जो रेशियो है A माइनस अपॉन HA, ये है बहुत कम. इसका मतलब A माइनस बहुत कम है और HA बहुत ज्यादा. इसका मतलब RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड लार्जली डिसोसिएटेड नहीं है. किस पर? pH 2 पर. तो pH 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स को कुछ नहीं हो रहा, वो जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं. और कुछ है? हां, फिनॉल्स हैं, अमीन्स हैं. फिनॉल्स के लिए pH कितनी होती है? फिनॉल्स का टिपिकली Ka 10⁻10 के आसपास है. अच्छा, तो इसका Ka 10⁻10 के आसपास है, बिल्कुल. तो अगर यही Ka 10⁻10 रख दूं तो 10⁻10 अपॉन 10⁻² कितना हो जाएगा? 10⁻8. ये तो बहुत ही कम है. इसका मतलब फिनॉल A माइनस है या HA? फिनॉल HA के रूप में है. फिनॉल तो बिल्कुल भी डिसोसिएटेड नहीं होगी एट pH 2. आप चाहें तो उसको रट भी सकते हैं, जो आंसर्स लोग लिखते हैं कई बार लोग रट भी लेते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली सिंपली अगर एक रफ pH रेंज भी आपको ध्यान रह गई तो उससे आप हर चीज का निकाल सकते हैं, या pK रेंज याद रखें. तो अमीन्स आर आल्सो वेरी सिंपल. कैसे? कार्बोक्सिलिक एसिड 4 to 5 की रेंज में थे, pKa, तो pKb ऑफ अमीन्स ये भी रेंज में होता है 4 to 5 की रेंज में. अच्छा, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताता हूं. Kb अपॉन OH माइनस, Kb अपॉन OH माइनस इज BH प्लस अपॉन B. ये क्या है? Kb की डेफिनेशन, Kb बराबर BH प्लस इंटू OH माइनस अपॉन B. तो वैसे लिख दिया हमने. अच्छा, ठीक है. अब अगर pH 2 है, हां जी, तो आप ये बताइए pH 2 होने का मतलब है H प्लस है 10⁻². अगर H प्लस है 10⁻² तो OH माइनस कितना है? OH माइनस है 10⁻12 Kw अपॉन H प्लस. और Kb अगर है 10⁻4 से 10⁻5 की रेंज में, डिवाइडेड है 10⁻12 से, ये ऊपर जाएगा तो वाओ, ये हो जाएगा 10⁸ से 10⁹. कब? एट pH 12. ये तो बहुत ज्यादा है. हां, इसका मतलब BH प्लस बहुत ज्यादा है B के मुकाबले. जी हां, इसका मतलब सारे जो अमीन बेस थे उनके साथ H प्लस चिपक गया है. बिल्कुल. तो pH 2 पर सारे अमीन बेसेस पे H प्लस लग चुका है. तो ये प्रोटोनेटेड है. हां,
इनमें चार्ज है। हां, क्यों? क्योंकि वो NH3 प्लस ऐसे बन चुके हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप्स को देखा है हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, फिनॉल्स को और अमीन्स को। अमाइड्स कैसे हैं? अमाइड्स तो बहुत ही बकवास हैं। अमाइड्स ऐसे हैं जिनका अमाइड्स का जो केबी है ना, वो टिपिकली 15 के आसपास आता है। अच्छा, काफी पुअर है, हां जी। बहुत वीक बेस है, हां जी। तो अगर वैसे रख लूंगा अमाइड्स का, इनको रखूंगा 10⁻15 केबी और OH माइनस है 10⁻12, 10⁻15 अपॉन 10⁻12 रेशियो का आएगा 10⁻3। इसका मतलब प्रोटोनेटेड फॉर्म बहुत ही नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू बेस। क्यों? क्योंकि रेशियो आ रहा है इसका 10⁻3। यहां रख के देखिए इस पीएच पर, है ना। तो इसका मतलब अमाइड्स का कुछ नहीं होगा। क्या वो H प्लस लेंगे? नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया है तब भी वो घास नहीं डालते, H प्लस नहीं लेते। अमाइड्स को आप प्रैक्टिकली न्यूट्रल माने ऐसे मामलों में, वो जब तक एसिडिक सॉल्यूशन है तो उससे H प्लस तो कभी स्वीकार नहीं करते एक्वा सॉल्यूशन में। अच्छी बात है, बहुत डिटेल में कंसेप्ट सहित मैंने आपको बता दिया कि pH 2 पे क्या होगा, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ नहीं होगा। अमीन्स H प्लस ले लेंगे दोनों, अमाइड्स का कुछ नहीं होगा। तो +1 और +1 कितना चार्ज होगा? +2। अच्छा, और pH 6 पे क्या होगा? आइए देखते हैं। pH 6 पर मैं पहले शॉर्ट में आपको बताता हूं क्या होगा और फिर एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिसोसिएट हो चुके होंगे। अमीन्स, क्योंकि वीकली एसिडिक सॉल्यूशन है तो अमीन्स, लेकिन फिर भी क्योंकि एसिडिक है तो अमीन्स H प्लस ले सकते हैं, तो उन्होंने H प्लस ले लिया, इसने H प्लस दे दिया। अमाइड्स का कुछ नहीं हुआ और फिनॉल का कुछ नहीं हुआ। ये होगा कैसे? कैसे आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं आयनिक के कंसेप्ट से। कैसे? Ka अपॉन H प्लस, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखता हूं, बस इस बार pH 2 की बजाय अब मैंने pH 6 कर ली है। H प्लस अगर 10⁻6 कर लूं मैं, तो डू यू सी कि 10⁻2 से 10⁻1 100 से 1000 का रेशियो है। इसका मतलब A माइनस जो डिसोसिएट हो गया है वो 100 से या 10 से 100 गुना है किसका? Ha के मुकाबले। इसका मतलब अधिकांश कार्बोक्सिलिक एसिड A माइनस बन चुका है, डिसोसिएटेड है, उस पर -1 चार्ज आ चुका है। अच्छा, COO माइनस बनने के कारण। अमीन्स का क्या सीन होगा? Kb की वैल्यू 10⁻4 से 10⁻5 थी, और अगर pH 6 है, H प्लस 10⁻6 है, तो अब OH माइनस 10⁻8 हो जाएगा। अब OH माइनस 10⁻8 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये 10⁻8 है और न्यूमरेटर कितना? 10⁻5 10⁻6 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10⁻2 टू 10⁻3। 100 से 1000 गुना। कौन है? प्रोटोनेटेड फॉर्म है। जब उसने H प्लस ले लिया है तो वो 100 से 1000 गुना है, बजाय इसके जिसने H प्लस नहीं लिया है। मतलब क्या हुआ? अमीन्स लगभग सारे H प्लस ले चुके हैं। अगर अमीन्स सारे H प्लस ले चुके हैं तो यहां +1, यहां +1 आ गया। तो -1 +1 अमाइड्स और फिनॉल रख के देख लीजिए, कुछ नहीं होगा इनका। और अगर ऐसा है तो Z2 इज 0। अरे बाबा, और Z3 क्या है? pH 11 हो गई तो क्या होगा? अरे जब pH 6 थी तभी एसिड डिसोसिएट कर गए थे, तो 11 पर तो निश्चित कर जाएंगे। हां जी, तो ये खत्म हो गया। अच्छी बात है। फिर यहां देखिए, अमीन्स pH 11 मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, तो H प्लस मिलेगा इनको? कुछ नहीं मिलेगा। तो अमीन्स तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अमाइड्स का तो वैसी जिंदगी में कुछ होता नहीं, पड़े रहते कूड़े। वो OH फिनॉल जो थी, फिनॉल का आप देखिए, फिनॉल के लिए K कितना था? फिनॉल के लिए Ka था 10⁻10। अगर K 10⁻10 है तो यहां पर देखिए 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻11 H प्लस 10 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब फिनॉल जो डिसोसिएट कर चुकी है, H प्लस छोड़ चुकी है, वो 10 गुनी है। जिस पर माइनस चार्ज है वो काफी ज्यादा है। मुद्दे क्या होते हैं? -1 यहां है, तो -1 -3 चार्ज है और किसी पर कोई चार्ज नहीं है, तो -3 मॉड्यूलस ले लीजिए 3 0 2, 3 और 2 5। तो इस भव्य प्रश्न का उत्तर होगा 5। मैंने पूरे लॉजिक और कंसेप्ट के साथ ही बताया है। बच्चे इसको लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं।
और टीचर्स को इसमें प्रॉब्लम आती है कि कई बार टीचर्स ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो वो फिजिकल नहीं पढ़ाते, फिजिकल पढ़ाते हैं तो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ाते। तो जैसे ही इन दोनों चीजों का कंजंक्शन होता है वैसे ही टीचर्स को दिक्कत आती है और बच्चों के बैंड बज जाती है। तो मैंने एक बार, और बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और रॉकेट साइंस भी कौन सी बहुत बड़ी साइंस है, आप बना लेंगे, आप भी रॉकेट बनाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है ना। पर फिलहाल तो इसी को देख लीजिए, एक सिंपल सा पेप्टाइड चेन और आयनिक का कॉन्सेप्ट है। बढ़िया, चलो इसी के साथ गाड़ी चलती है हमारी आगे, हम आगे आगे भागे और आ जाते हैं 6th पर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, क्या नाम था, C8H10O2। ठीक है, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कायरल है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, फिनॉल है। अच्छा, what is the total number of all the possible isomers of this compound? अब आप देखिए, फिनॉल है तो पक्का है कि वो पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3 आ गया, और ये वायलेट होता था, बहुत डाइल्यूट हो तो पिंक भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। 8 कार्बन थे, यहां 6 हैं, तो इसी में 2 कार्बन और जुड़ेंगे। ये बीच से क्यों, बीच से मतलब लोकेशन नहीं पता है, यहां वहां ऑर्थो मेटा पैरा कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर से जुड़ा हुआ है। हाँ, हाइड्रोजन तो घर की बात है, एक ऑक्सीजन और आएगी, फाइन। और घर की बात क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन तो है यहां पर, और यहां टोटल 10 हैं, तो बचे कितनी, 4 तो 4H। अब यही सब कुछ ऐसा है जो साइड में लगेगा। मुद्दे कहते 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए इनसे ग्रुप कौन सा बनता है, कायरल बनने की शर्त है। अब ये तो चपटा, ये तो कायरल होगा नहीं, sp2 है। मान लो एक बार यहां लगाते हैं, 1 कार्बन है, उससे 1 H, 1 CH3 और 1 OH ऐसे जोड़ देते हैं, क्या एक कायरल है? हाँ। अब आप कह रहे हैं कि हो सकता है आप कहें कि O यहां पे लगा दो, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड कर दो, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड कर दो, ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, पर एक कायरल कार्बन नहीं आएगा। कायरल तो यही आ रहा है। अरे पर मेटा क्यों रखा आपने, सॉरी पैरा क्यों रखा? तो आप मेटा लगा लीजिए, आप ऑर्थो लगा लीजिए, तो 3 आइसोमर्स बनेंगे स्ट्रक्चरल, कौन से, ऑर्थो, मेटा और पैरा, और हर एक के 2-2 बनेंगे, क्यों, डेक्स्ट्रोलीवो डेक्स्ट्रोलीवो डेक्स्ट्रोलीवो। तो टोटल 6 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे इस कंपाउंड के, राइट। ऐसा है, देखने में बहुत फैशनेबल है पर बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, इजी है। In an experiment, m grams of a compound X, maybe solid, liquid, gas, whatever, is taken in a container which is loaded in a balance as shown in the figure. In the presence of magnetic field, the pan with X is either deflected upwards or deflected downwards depending on the compound X. Identify the correct statements. हल्का सा डिफ्लेक्शन अगर ऊपर है, क्या आपको पता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, they are very very weakly repelled by magnetic field, तो ये पक्का डायमैग्नेटिक होंगे। अच्छा, and paramagnetic substances are slightly attracted by the magnetic field, तो they must be paramagnetic substances। तो कुछ डायमैग्नेटिक हैं और कुछ पैरामैग्नेटिक। If X is H2O liquid, deflection of the pan is upwards. Well, पानी पैरामैग्नेटिक है, हां, तो ऊपर जाएगा, ठीक है, चलने दो। If X is K4FeCN6, deflection is upwards. हां, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, सच है। If X is O2, deflection is downwards. O2 डायमैग्नेटिक थी, MO थ्योरी से आती है कि O2 पैरामैग्नेटिक है, वो कभी छूटती नहीं, जे को बहुत प्रिय है, कभी ना कभी पूछ लेता है, किसी न किसी रूप में O2 का डायमैग्नेटिज्म आ ही जाता है घूम फिर कर। और लास्ट है बेंजीन इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। सॉरी, बेंजीन इज पैरामैग्नेटिक, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स। सॉरी, बेंजीन इज डायमैग्नेटिक, इट विल बी डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स एंड नॉट डाउनवर्ड्स। द आंसर्स आर A, B, C। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। Which of the following plots is are correct for the given reaction? बेहतरीन प्रश्न है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म और केमिकल काइनेटिक्स को हाइब्रिडाइज करके बनाया है। आप देखिए, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है।
आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज क्लासिकल SN1 मैकेनिज्म। एक बार और बोल दूं, ये कहने को SN1 मैकेनिज्म है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है जान के हमें, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है। कार्बोकटाइन में NaOH डालेंगे, मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन बनता है, पर यहां पे इस पफ्फून में पड़े नहीं है। जेई ने कहा ये हो रहा है, भले ही माइनर है, कम है, बट जैसे भी है हो तो रहा है ना। अगर हो रहा है तो मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म SN1 है। अगर SN1 है तो रेट इक्वेशन क्या है? रेट इक्वेशन है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Rx। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अच्छी बात है। अब देखें तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या आता है, आइए देखते हैं। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हां सही है, तो ए बिल्कुल सही है, यस। बी, इनिशियल रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। अरे कैसे? आप ये इनिशियल रेट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, अगर आप इनिशियल कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इनिशियल रेट बढ़ेगा, ग्राफ तो ऐसा आना चाहिए था, ये तो गलत है। Q by P naught with time is time। ये क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ P naught। ये जज कर सकते हैं क्या हम? अच्छा एक चीज देखिए, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, एज T टेंड्स टू इंफिनिटी, Q टेंड्स टू P naught। क्यों? लगभग सारा का सारा प्रोडक्ट या P Q में कन्वर्ट हो जाएगा, तो Q अपॉन P नॉट, देयरफॉर Q अपॉन P नॉट शुड टेंड टू 1 एज टाइम टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या वो टेंडिंग टू 1 आ रहा है? ये बिल्कुल टेंडिंग टू 1 नहीं आ रहा। क्या ये सही है? ये सही क्या है हमने नहीं निकाला, पर ये तो निश्चित गलत है, तो ये गलत है। हम क्यों टाइम खोटी करें एग्जाम में? ln P बाय P नॉट, स्ट्रेट लाइन फील तो अच्छी आ रही है, देखते हैं क्या होता है। ln P बाय P नॉट, जो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू माइनस KT। ओ राम, तो ये क्या है? P नॉट बाय P होता तो ठीक था, ये P बाय P नॉट है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा नहीं आएगा, ये तो ठीक नहीं लग रहा, उल्टे ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए। अच्छा ये सही है ना? ये सही नहीं है। अरे ये भी गलत हो गया। हाँ तो सही क्या है? सही ए है। मोर देन 1 था, 1 और मोर देन 1 था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स टेक अ लुक एट मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड इंटरेस्टिंग, हाईली कंट्रोवर्शियल एंड डिबेटेबल क्वेश्चन नंबर 9। इसमें झगड़ा है। Amongst the following statements which are true for extraction of aluminium from bauxite, कहने को तो क्लासिकल मेटलर्जी का क्वेश्चन है, सिंपल ब्यूटीफुल, लेकिन यहां देखें, हाइड्रेटेड एल्यूमिना प्रेसिपिटेट्स व्हेन CO2 is bubbled through solution of sodium metaluminate। सच है, ये होता है। रिएक्शन क्या है? NaAlO2 प्लस CO2 प्लस H2O, आप बबल कराएंगे, Na2CO3 बन जाता है CO2 का, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को Al2O3.XH2O ऐसा करके भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस नहीं किया है, पर ये रिएक्शन होता है। एडिशन ऑफ क्रायोलाइट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। जी हां, हॉल जी ने जो प्रोसेस खोजी थी वो खास बात यही थी, एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस होता है और क्रायोलाइट 1200 डिग्री पर मेल्ट कर जाता है। जी हां, तो बिल्कुल अगर आप उसमें मिला देंगे, जैसे वो इंप्यूरिटीज मिला देते हैं, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशंस में पढ़ा होगा, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हो जाता है, सच है। CO2 is evolved at the anode during electrolysis। तो और लास्ट, द कैथोड इज अ स्टील वेसल विथ लाइनिंग ऑफ कार्बन। बिल्कुल सच है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संदिग्ध सी है। क्यों लिखा है? CO2 is evolved at anode during electrolysis। अब ये बड़ी डबल मीनिंग बात है। अब आप कहेंगे इसमें डबल मीनिंग क्या है? ये तो बड़ी साफ सुथरी बात है, इसमें क्या गड़बड़ लग रही है आपको? एक्चुअली ये जो रिएक्शन होता है ये 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हाँ जी, और जो कार्बन के एनोड्स होते हैं उन पर लगातार एनोड्स पर ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन निकल रही है, और 750 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर होता है
तो कार्बन अगर जलता है तो प्रीडोमिनेंटली उसमें क्या बनती है, उसमें बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स जब जलते हैं तो उनसे बनती है प्रीडोमिनेंटली कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एनोड की सरफेस पर अगर आप देखें जो इवॉल्व हो रही है वो लार्जली तो होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड। पर यह भी सच है ओपन वेसल होती है, जैसे जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड आगे जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड खुद भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो इनडायरेक्टली आप कहें तो आप कह सकते हैं कि जी एनोड से इवॉल्व हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, एनोड पर बनी नहीं थी पर आगे जाके बन सकती है। थोड़ा बहुत ओवर पोटेंशियल के भी कुछ झगड़े होते हैं, कुछ सब जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं मिलाकर। अच्छा, मेटलर्जी करने वाले एक चीज और का ध्यान रखते हैं, कैसे? वो कहते हैं कि अगर रिएक्शन होता C+O2 गिविंग यू CO2, आप देखो पर मोल ऑफ O2 तो निकल रही है, एक मोल O2 अगर CO2 बनाती है तो खाली एक कार्बन खाती, CO बनाती है तो दो कार्बन खा जाती है। हाँ, ये बुरा तो है। हाँ, तो लोग जो ये सेल्स बनाते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो CO है उसका लिबरेशन सप्रेस हो जाए और रैदर वो CO2 बना ले, ताकि कार्बन के एनोड्स उतनी तेजी से जले नहीं, उतनी तेजी से रिएक्ट करके गैस ना बनाए। तो क्या CO2 डिजायरेबल है? हां। क्या थोड़ी बहुत मात्रा में सरफेस पर, बिल्कुल एनोड की सरफेस पर भी निकल सकती है? हां। पर मेजॉरिटी वहां कौन निकलती है? CO। तो एनोड, लेकिन आप कह सकते हो सरफेस शब्द तो नहीं लिखा, हां, पर भावना तो कई बार वैसी रहती है। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का। अगर इससे देखेंगे तो आंसर C नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? भाई ये ओवरऑल एनोड है, हां जी, क्या यहां से CO2 निकल रही है? हां, एक्चुअली होता तो ये CO और CO2 का मिक्सचर निकलता है, तो CO2 बन तो रही है ना, हां, तो सही होना चाहिए ना। हां, इसलिए मैंने दोनों आंसर ऑफर करे। अगर जेई अड़ गया, बड़े लोग बड़ी बातें है ना, कौन दोष दे उनको। क्वेश्चन, पहली बात बिल्कुल स्पष्ट सुन लीजिए, क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है। ये दोष जेई का है, बच्चों का नहीं है। अब जेई मान लेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली अगर अड़ गया तो एक ही आंसर देगा ABCD। और मेरे हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन में C ऑप्शन वेग है, इसलिए उनको दोनों आंसर देने चाहिए, ABD और ABCD। अगर किसी विद्यार्थी को अच्छी केमिस्ट्री का ज्ञान है, उसको पता है कि टेम्परेचर 1200 डिग्री है, मेन CO निकलती है, और वो इसको छोड़ देता है C ऑप्शन को, तो ये उसका दोष नहीं है, और एक्चुअली होता है। तो आप उस चीज के लिए, आप तो नॉलेज जज कर रहे हो ना, एनालिटिकल पावर जज कर रहे हो, तो एक अच्छी एनालिटिकल पावर के लिए आप बच्चे को पेनलाइज नहीं कर सकते, ये न्याय नहीं है। तो इसलिए जो C ऑप्शन है, चूंकि वो गोलमाल है, कभी हां कभी ना, दोनों में हो सकती है, इसलिए मेरे अनुसार सिर्फ एक या दूसरा नहीं, कायदे में दोनों ही आंसर IIT JEE को सही देने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, मालिक लोग अलग, अब उनकी अलग सोच है, जैसा चाहेंगे करेंगे। मेरा काम था केमिस्ट्री बताना, मैंने आपको बता दी केमिस्ट्री, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 10th, choose the correct statement amongst the following. SnCl2.2H2O is a reducing agent. Yes, it is. It's a fact. SnO2 reacts with KOH to form K2SnOH6. Definitely amphoteric nature. एम्फोट्रिक नेचर में हमेशा अपन ऐसी बातें करते हैं। मैं रिएक्शन वैसे मैंने सारे कोर्सेज में हमेशा बताया, फिर लिख के दिखा देता हूं। आपको याद होगा मैंने कहा था एम्फोट्रिक नेचर हमेशा 10 में से 8 पेपर जे के होते हैं, तो पूछते ही पूछते हैं, फिर पूछ लिया बेशर्मों ने, आप देख लीजिए। तो जैसा कि हमने कहा भी था, किसमें अपने वो जो सुपर रिविजन कोर्स था 15 डेज का, उसमें भी हमने कहा था, 25% स्कोर बूस्टर में भी हमने बताया था कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और देखना। और हर जगह मैंने पॉइंट आउट नहीं किया है, पर लगभग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने वहां पे कोर्स में बताई भी थी। उसका अलग से एक वीडियो बना के डालूंगा, जो कि मजा आएगा आपको, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। SnO2 विथ KOH, वैसे तो बना सकता है K2SnO3, जो कि पानी के साथ बना सकता है K2SnOH6। ये रिवर्सिबल रहता है, जब ये होता है तो ये भी होता है, ये होता है तो ये भी होता है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। A solution of PbCl2 and HCl contains this and this, गलत है। क्यों? PbCl2 plus 2HCl can give you H2
PbCl4 वो क्लोरो कॉम्प्लेक्स बना लेती है लेड। लेड को हेलो कॉम्प्लेक्स बनाने में बहुत मजा आता है। क्लोरो ब्रोमो आयोडो अनस्टेबल होते हैं, मजे से टूट जाते हैं पर बन जाते हैं। इसका मतलब ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो बिल्कुल ही गलत है, नहीं होता। एंड लास्ट द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विथ हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाह गिव्स PbO2 एज रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक क्वेश्चन, एक एक आइटम ऐसा है जो हमने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है। आप देखें बहुत ही मशहूर रिएक्शन है ये। Pb3O4 में अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो पता है क्या होता है, बनता है PbO2 प्लस PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पानी। बैलेंस भी कर देता हूं आपके लिए। ये क्या किया, एक्चुअली आप एक इमेजिन कर सकते हो क्या कि 2 टाइम्स PbO प्लस PbO2 है Pb3O4। तो Pb3O4 ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, उसमें बहुत सारा दो चीजें थी, उसका मिक्सचर था। PbO एक सिंपल ऑक्साइड था, वो डिसॉल्व, उसने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया, लेड नाइट्रेट बनाया, घुल गया। PbO2 बदतमीज था, वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। अंतर इतना है कि पहले वो Pb3O4 के रूप में था, अब आसपास का कचरा हट गया तो शुद्ध PbO2 दिखने लग गया। पर नाइट्रिक एसिड में इतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसको ऑक्सीडाइज करके PbO2 बना दे, ये उसके लिए संभव नहीं है। तो पूछा है इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, ना ना, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज अ सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन। करेक्ट आंसर्स आर A and B and that's it. Consider the following 4 compounds 1, 2, 3 and 4. 4 compounds हैं आपके पास, मजेदार। Choose the correct statements. A. The order of basicity, basic strength पूछी है। Classic example, class का illustration है, बहुत ही मशहूर। क्यों? आप देखिए ये एनिलीन है, हाँ जी, यहां पे 2 मिक्की माउस के कान निकल गए, कौन से हैं, मिथाइल मिथाइल लगा दिया, तो इनका क्या है, इनका प्लस I इफेक्ट है और इनसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है जरा सी। और ये नाइट्रो लगा दिए, कैसा है, नाइट्रो का बहुत ही भयानक -M या रेजोनेंस इफेक्ट है। अच्छा तो क्या होगा, इससे बेसिक स्ट्रेंथ एकदम खींच ली जाएगी, पिट जाएगी। और अगर यहां NH2 में 2 मिक्की माउस वाले कान फिर से लगा दिए तो आप देखो ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में टकराएंगे, टक्कर मारेंगे, तो ये NO2 ग्रुप के कारण ये घूम जाएगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, अगर ये घूम गया तो अब नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग में कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा, वो घूम गया, नाइट्रोजन sp3 हो जाएगी, उस पर -M इफेक्ट लगना बंद हो जाएगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ 3 के मुकाबले बहुत लाखों हजारों गुना बढ़ जाएगी। अच्छा तो 4 इज, ये आसपास है, इंडक्टिव सस्ता इफेक्ट था। ये कैसा है, आपने यहां खतरनाक -M था, यहां घुमा दिया तो -M खत्म हो गया, सिर्फ -I बच गया, उसका उतना असर नहीं पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि -M पूरा नष्ट हो जाने से बेसिक स्ट्रेंथ पागलों की तरह बढ़ जाएगी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या है, मोस्ट बेसिक है 2 सही है, फिर 1 सही है, फिर 3 और 4 नहीं, ये गलत है, फिर आएगा, फिर 4 है और 4 सबसे कम बहुत ही कम 3 है। ए सत्य है ना, B. The magnitude of pKb difference between 1 and 2 is more than that between 3 and 4. अच्छा, pKb difference between 1 and 2, 1 और 2 में जो डिफरेंस है वो ज्यादा है और 3 और 4 में डिफरेंस कम है। झूठ है ना, उल्टा है, 3 और 4 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 1 और 2 में इतना डिफरेंस नहीं है। रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 देन इन 4। रेजोनेंस मीसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। भयानक -M है, यस, इसमें उतना अच्छा -M नहीं है क्योंकि घूम गया है, बिल्कुल, तो सी सही है। डी, स्टेरिक इफेक्ट मेक्स द कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3, वही तो हम भी कह रहे थे यार इतनी देर से, डी भी सही है। तो आंसर्स आर सी एंड डी इन दिस केस। हा, बेहतरीन क्वेश्चन, शायद इस जेई के सबसे खूबसूरत क्वेश्चंस में से एक है। भयानक लॉजिक, एकदम लेयर दर लेयर कई सारे लॉजिकल बिल्डअप आपको करने होंगे अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आ रहा है बहुत बेस्ट क्वेश्चंस में से एक, 12। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, आपके पास कोई P है बेचारा, C9H12,
इसका IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है? 12 का 24 है। अच्छा, इसका मतलब रिंग प्लस पाई बॉन्ड 4 है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया तो ये ढांचा आता है, यानी कि नंबर ऑफ रिंग्स कितना है? नंबर ऑफ रिंग्स इज 1। रिंग 1 है तो पाई बॉन्ड 3 है इसमें। किसमें? पी में। कहां है हमको नहीं पता, पर एक बात पक्की है, उसमें सोडामाइड डाला है। हाइड्रोकार्बन में NaNH2। हां जी, NaNH2 क्या है? भयानक बेस। क्या वो H+ नोच लेगा? हाइड्रोकार्बन से H+ नोचने की हैसियत किसी की नहीं होती। NaNH2 सिर्फ एक चीज से H+ निकलवा सकता है और वो है 1 अल्काइन। अच्छा, तो ये किसी किस्म का 1 अल्काइन है क्या? लगता तो है, और ABCD ऑप्शन में देखिए अल्काइंस की बहार दिख रही है, काफी संभावना लगती है। अच्छा, तो क्या है? वेल, ऐसा लगता है कि 6 मेंबर्ड रिंग और 1 2 3, अगर यहां वाली H है तो ये निकाल लेगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। लेकिन एक बार इसमें 1 2 3 एक पाई बॉन्ड और भी है, तो ये आंसर नहीं है, इसमें प्लस एक पाई बॉन्ड और एक कहां है पता नहीं यार, वो देखना पड़ेगा कहां है। पर जब इसमें ये कीटोन डालेंगे तो माइनस आएगा, अटैक करेगा, कायरल शायरल बनेगा। हाँ, वो सब बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, बना दो उसे इतने आराम से। एक बार बना के देखो, आइए कोशिश करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास 1 अल्काइन है, NaNH2 डाला तो माइनस चार्ज आया, और हमारे पास है PH COCH3। अटैक करिए, इधर चला जाएगा, क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा और CO माइनस PH और CH3, ये मिल गया। ठीक है, हल्का सा H+ वगैरह लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये OH बनाने दीजिए, बन सकता था, लेकिन हीट क्यों करी है? हीट का मतलब है कुछ काल में काला है, कोई एलिमिनेशन कराना चाहता है। पीएच के बाजू में, बेंजीन के बाजू बेंजाइलिक लोकेशन है, आप देखिए यहां कटायन स्टेबलाइज्ड है, बन जाएगा। एलिमिनेशन करा देंगे तो एक ही संभावना नजर आती है, कौन सी? ऐसी कि यहां C था, CH3 से चला जाए CH2 और PH यहां एज इट इज आ जाए। ध्यान रखना, ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? इसमें +1 पाई बॉन्ड है। अच्छा, अरे लेकिन R को, ये R है, हां, इसको तो लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ये तो सब चपटे चपाट कायरल है ही नहीं कुछ। कोई कायरल हो सकता है इसमें? इसमें खाली ये ऐसा था जो हो सकता था। एक पाई बॉन्ड अभी और लगाना है, ध्यान दीजिए। वो पाई बॉन्ड कहां लगाऊं? अगर मैं यहां लगा दूंगा तो ये कायरल नहीं होगा, पर अगर यहां लगा दिया तो अब 1 2 3 और चौथी हाइड्रोजन ये कायरल है। पर एक संभावना और है, कौन सी? अगर हम यहां पे H+ लगा दें ऐसे, इस तरह से, तो ये बन जाएगा। हां जी, तो दो संभावनाएं थी, पाई बॉन्ड यहां या यहां, तब भी ये कायरल है। हां है, तो मेरे पास दो पॉसिबल, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? R, या तो R1 या R2, इनमें से सही तो कोई एक ही होगा। लेकिन अब तक जब हम यहां चले हैं तो हमने दो संभावनाओं का उदय देखा है, ये हो सकते हैं। ठीक है, और मजे की बात देखिए, P अगर ऐसा है तो P कौन कौन होगा? P के बारे में भी संभावना देखिए। P हो सकता था, वेल, या तो ये और या ये P1 या P2, दो संभावनाएं P के लिए भी आ गई, जिनसे R1 और R2 बने हैं। अब एक ही आस बची है सही आंसर निकालने के लिए, इसको देखना, कोई एक अज्ञात रिएजेंट है X। अच्छा, उसके बाद KMnO4 H2SO4 हीट, मस्त उबाला है एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ, टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो भी पापा ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव एसिड और 6 ऑक्सीजन वाला एसिड। आप इसमें देखिए और तो कहीं ऑक्सीजन है नहीं। अच्छा, क्या होगा?
जो 6 हैं वो सब बाहर से आ रही हैं, तो या तो COOH ग्रुप लगे और 3 टाइम्स हो जाएं, 6 ऑक्सीजन तो यहीं से आएंगी। अकेला कोई अल्कोहल या कीटोन बन गया तो उससे इतनी ऑक्सीजन नहीं आने वाली है। कीटोन में एक ही होती है, या तो 6 चाहिए अपने को। अच्छा, कैसे हिसाब लगाएं? कोई रिएजेंट है, अभी तो और जान के फफूंद भगवान जाने कौन है। ABCD ऑप्शन पढ़े तो बी में हिंट है, एक्सिस, पैलेडियम, कार्बन, क्विनोलिन, हाइड्रोजन, रोजेनमंड्स रिडक्शन जैसी बातें हो रही हैं। पॉइजन कैटलिस्ट है। अच्छा, तो ये क्या करेगा? ये अल्काइन को अल्कीन में तब्दील कर देगा। ओके, नॉट बैड। अल्काइन को अल्कीन में, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हमारे पास अल्काइन, अल्कीन, ये, और अल्कीन का बाल भी बांका नहीं होने देगा। ठीक है, तो एक, ये 2 संभावनाएं मिल गई किसकी? एक्स से हाइड्रोजनेशन के बाद। अगर बी सही होता तो एक हिंट है, यूज कर रहे हैं, शायद काम आ जाए। और केमेनोफोर के साथ इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब देखो क्या होगा, केमेनोफोर ये और ये तोड़ डालेगा। अच्छा, स्ट्रक्चर कौन से बनेंगे देखते हैं। ऊपर वाले में बन जाएगा COOH। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, यहां पे COOH और यहां पे COOH। ये कायरल है? हाँ, ये कायरल है। क्यों? एक कार्बन, COH, CH2COH, CH2CH2, CH2COH, कायरल है। इसे तोड़ दिया। ये किससे बना है? ये बना है P1 से। इसे तोड़ के देखें क्या बनेगा। ये है, जेई ने पूरा आनंद लिया है, पूरा एक भी नंबर देने के पहले पूरा पैसा वसूल क्वेश्चन है, पूरी मेहनत कराई है आपसे। आप देखें, दिस इज COOH और यहां पर भी COOH, यहां पे CH2COOH, CH2COOH। अरे ये दोनों ग्रुप CH2COH, CH2COH एक जैसे ग्रुप हैं। क्या ये कायरल है? ये कायरल नहीं है, लेकिन उनको तो कायरल दे रखा था। हाँ जी, तो इसका मतलब P2 से जो बन रहा है ये सही ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो सही ऑप्शन क्या है? P1 है। तो P इज ऐसा दे रखा है, क्या ये मैच कर रहा है? नहीं। ब्रांचिंग के बाजू वाले से, ब्रांचिंग के बाजू वाले से, ब्रांचिंग के या C सही है और A सही नहीं है। B तो फिट बैठा ही लिया हमने है, एंड R इज, थोड़ी गंदगी हो गई है, साफ कर देते हैं। R के दर्शन कर लीजिए। R इज, अब P1 से R1 बनाए तो R2 तो गलत हो गया। R1 क्या है? आप देखें, बेंजीन रिंग, सॉरी, ब्रांचिंग के बाजू में डबल बॉन्ड ना, R ये है, ये गलत है, तो D भी गलत है। तो सही आंसर्स B और C, आपको मोहित करने के लिए P और ये R ऐसे A और D ऑप्शन दिए हुए थे मैच करते हुए, पर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर्स आर B, C. This is again one of the very beautiful logical questions asked in JEE ever. खूबसूरत क्वेश्चन है and it deserves an applause. JEE ने बेहतरीन काम किया है, वो बधाई के पात्र हैं इसके लिए। And the next question here comes from the fabled ionic equilibrium. आयनिक से क्वेश्चंस कम आते हैं, पर जब आते हैं तो बड़े प्यार से आते हैं। इस बार न 5-6 हैं न 0, 2 प्रश्न हैं। आयनिक राइजेस बैक टू प्रोमिनेंस, और दोनों क्वेश्चन अच्छे टॉपिक से हैं। ये कहां से है? यहां पर बात हो रही है टाइट्रेशन कर्व्स की। A solution of 0.1 molar weak base is titrated with 0.1 molar of strong acid. ठीक है, C1V1 बराबर N1V1 N2V2, N1N2 सेम है, तो V1V2 भी सेम होना चाहिए। अच्छी बात है। The variation of pH of solution with volume of HA added, strong acid ऐड किया, बेस की pH एसिड की तरफ जा रही है, कम हो रही है, is shown in the figure. Do you see कि जब वर्टिकल पोर्शन है तो ये जो है ये इक्विवेलेंस पॉइंट बताता है। अच्छा, तो 6 ml पर इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। जी हां, तो इसका मतलब 3 ml पर ये है
मिड पॉइंट of titration, and at midpoint of titration pH is equal to pKa of HA या BH प्लस जो कॉन्जुगेट एसिड है। कितना है pKa या pH कितनी है 11, ग्राफ से पढ़िए 11 आ रही है, तो pK 11 है and pKb is 14 minus pKa which is 3। पूछा है pKb ऑफ बेस क्या होगा, हमने पहले ही निकाल दिया है 3 होगा। अगर तो बहुत जल्दी कर लिया आपने, टाइट्रेशन कर्व्स की आपको समझ मेन है, अगर वो समझ है तो एक क्षण में हो जाएगा, खूबसूरत प्रश्न है। अगर उसको देख के आप डर गए, वो समझ आप में नहीं है, तो फिर आप अटक जाएंगी और ये आपसे आधे घंटे में भी नहीं होगा। जेई की खासियत है, बिल्कुल सिग्नेचर क्वेश्चन है जेई का, अच्छी बात है। देखिए 14th, oh my God, our good old colligative properties of solutions, बहुत ही सरलतम अवतार में लल्लू प्रश्न है एकदम। देखिए दो लिक्विड हैं ए और बी 25 डिग्री सेल्सियस पर, एक में ए का मोल फ्रैक्शन है 0.25, तो बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.75, और मैं कह सकता हूं 0.25 PA0 प्लस 0.75 PB0, ये है उनका वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर ये दे रखा है कितना, वो है 0.3 बार। अच्छा, लेकिन एक दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें मोल फ्रैक्शन ए और बी का है 0.5, तो 0.5 PA0 प्लस 0.5 PB0 इज इक्वल टू 0.4 बार। ये दूसरी इक्वेशन है। साइमल्टेनियस सस्ती दो इक्वेशन, दो अननोन, लीनियर है, बहुत ही सरल है। क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए 1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा PB0 इज इक्वल टू 0.2 बार। अच्छा, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन बार, आंसर इज 0.2 बार। कोई नहीं है चमत्कार, शायद ये पूरे पेपर का सबसे सरल, और बिल्कुल ये एक अकेला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी टाइप है। फैंसीफुल, जेई अपनी अदाओं से बाज नहीं आ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए द फिगर बिलो इज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस d ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। अच्छी बात है, इस ग्राफ को पहचानते हैं। इसका मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन एटम बहुत दूर हैं, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, करीब आए आकर्षित करते हुए, जब ये वेल है, पोटेंशियल एनर्जी वेल, जो नीचे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है उनके बीच का, यहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इसका मतलब अब HH बॉन्ड बन गया है, यहां पर HH बॉन्ड बन गया है, यहां पर क्या है, यहां पर HH रिलेटेड हैं, दूर दूर हैं, उनका कोई बॉन्ड नहीं बना है, एक दूसरे से संबंध नहीं है। सॉरी, कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल एनर्जी E0 एज इंडिकेटेड इन द फिगर इन किलो जूल्स पर मोल। इस पॉइंट पर उनकी एनर्जी, क्योंकि दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम है, दूर दूर है, एक दूसरे से संबंध नहीं है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक दूसरे को तो आकर्षित प्रतिकर्षित कुछ कर नहीं रहे, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, तो एक दूसरे से तो संबंध है नहीं। बोला भी है, क्या बोला है, एट विच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिपल्शन एनर्जीज आर एब्सेंट। कोई रिपल्शन फिपल्शन नहीं हो रहा, दूर दूर है यार, इतना ही मतलब है। तो अट्रैक्शन किस में है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कुछ नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन में कुछ नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में है। न्यूक्लियस अच्छा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, आपस में रिलेटेड है, पर एटम तो है। तो जो एक का न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और जो दूसरा का न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आकर्षित तो कर रहा है, पर ये तो एक मामूली हाइड्रोजन एटम है। हाँ, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बस, हाँ, और 2 एटम है तो कितनी हो गई, इसकी डबल कर लो। अच्छा, बोला है एज द रेफरेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एच एटम इज टेकन एज 0 व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर इनफिनिटली। अच्छा, बिल्कुल सही है, बहुत साफ बात करिए। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, करीब लाएंगे तो अपने को पता है बोर्स थ्योरी से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बहुत एक्यूरेट बोलना चाहते हो, हाँ, तो ऐसे बोल लो कि वो हो जाएगा -13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक 4 की 2 और लग जाएगी। यूज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, 1 मिनट, किसके लिए बोला है, हाँ, इन किलो जूल पर मोल नेट पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट। वेल, तो ई नॉट एक एटम के लिए थी 13.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 एटम्स के लिए होगी दिस इंटू 2, मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, साइन का महत्व नहीं। और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसके लिए, एक एटम या 2 एटम्स के लिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किलो जूल्स पर मोल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। वेल, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स थे, दिस इंटू 96 पॉइंट, वेल कितना जाएगा, 6.023 इंटू 16 16 6 48 16 32 और 36 90, हाँ, 96.37 किलो जूल्स पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इंटू 96.37 कर देंगे किलो जूल्स पर मोल। तो ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी किसकी, एक एच एटम की इंटू 2 हो गई 2 एच एटम्स की। वाह, कितनी आ जाएगी ये, देखते हैं। थोड़ी सी अशुभ संख्या है, कितनी ये आ जाएगी, 8 to 27.28 इंटू 96.37 किलो जूल्स पर मोल। ये 96 को अगर मैं 100 मान लेता, अरे 100 थोड़े है, मान लेता यार, थोड़ी रफ बात हो रही है, तो 2728 से थोड़ा कम 2700 2600 लगभग 2600-2700 किलो जूल पर मोल के आसपास आ जाते हैं। तो सेम वैल्यू आ जाएगी। नेट पोटेंशियल ई नॉट कितना है, लगभग 2600-2700 किलो जूल्स पर मोल, इतना आ जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू, ऑफ कोर्स एक मल्टीप्लिकेशन है, आप अगर यही दे रहे हैं तो और तसल्ली से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। हमारे सॉल्यूशंस में हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, इतना पर्याप्त है आपके लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Consider the reaction sequence from P to Q shown below. The overall yield of the major product Q from P is 75%. The amount in grams mole को ऑर्गेनिक के साथ रखा है। Q obtained from 9.3 ml of P. P एनिलीन है, एनिलीन का मोलर मास होता है 93 ग्राम्स पर मोल। अच्छा, और ये दे रखा है 9.3 ml, 9.3 ml इंटू डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, तो आ जाएंगे 9.3 ग्राम विच करस्पॉन्ड्स टू 0.1 मोल ऑफ P। 0.1 मोल P का है, ठीक है। 75% यील्ड है, Q क्या मिलेगा। सबसे पहले क्या काम किया है, डाई एजोटाइजेशन कराया है। डाई टेस्ट जैसा ही है, अगर डाई एजोटाइजेशन कराया है तो आपको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम कैटायन। फिर बीटा नेफ्थॉल में आप देखिए NaOH डाल दिया है, बेस डाल दिया है। वेल, तो कैसे मिलेगा, इससे मिल जाएगा नेफ्थॉल एनायन, बेंजीन डाइजोनियम कैटायन इससे रिएक्ट करेगा, जी हां। और होगा क्या, वेल, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। किस साइड से, 2 संभावनाएं हैं, यहां से या यहां से, कहीं से भी करे, मुद्दे की बात है। मिलेगा क्या, मिलेगा, यहां जगह ज्यादा है, मैं यहां लिख के बता देता हूं आपको। कुछ लोग बहुत इमोशनल हैं, वो बातें हो रही है कि भाई वो किधर से आएगा, किधर जाएगा। अपने को क्वेश्चन पूछे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आएगा, तो डोंट बॉदर, स्टूपिड आइडिया। N डबल बॉन्ड N PH, या तो ये ग्रुप यहां है, ऐसे ही अगर ये ग्रुप है तो इसे यहां पर भी जोड़ा जा सकता था किसी एक जगह।
पर मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है। फिर आपने क्या किया, उसके बाद एसिडिफाई कर दिया है माइल्ड एसिड से, तो O माइनस का OH बन गया है। बहुत मस्त कंपाउंड है। हाँ जी, पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Q ऑब्टेन्ड। आप इस मस्त चीज का मोलर मास निकालिए, इस ग्रुप को आप इधर जोड़िए या इधर, मोलर मास उनका सेम आने वाला है, एंड दिस कम्स आउट टू बी, आप जोड़ते रहिएगा, 248 ग्राम्स पर मोल। पूरे आनंद से जोड़िए, इतना आ जाएगा। अगर 248 ग्राम्स पर मोल है और अपने को 0.1 मोल पी बना था, 75% यील्ड है, तो 0.1 से 0.1 मिलनी चाहिए थी, पर 75% मिली है उसकी, तो इतने मोल्स मिले हैं क्यू के, यानी कि इतने ग्राम्स मिले हैं क्यू के। आखिर क्यू कितना जाएगा, मास ऑफ क्यू आप देखें, इतना 75/100 इज 3/4 विच इज 24.8 into 3/4, this is 6.2 into 3 which is 18.6 grams। आंसर आ गया 18.6 ग्राम्स। छोटा सा ही मॉडिफिकेशन है, मोल को जोड़ा है उन्होंने ऑर्गेनिक के साथ, पर फिर भी कुछ तो प्रयास किया है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट ही है, पर डिसेंट है, बुरा नहीं है। आइए देखते हैं, थर्मो तो इस बार इतनी आई कि मन ही नहीं भर रहा जेई का पूछते पूछते। टिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसाइट्राइट बाय रिडक्शन। रिएक्शन क्या है, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। रिएक्शन इस प्रकार है, थोड़ी जगह चाहिए कि हमको, इस तरह से देख लेते हैं। SnO2 प्लस C दे रहा है और मिलकर है CO2 निकलवा रहे हैं, ठीक है, प्लस C दे रहा है CO2 प्लस टिन, और सब सॉलिड सॉलिड ऐसा सब दे रखा है, सॉलिड गैस सॉलिड सॉलिड। फाइन, पूछा है मिनिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शन विल टेक प्लेस, यानी कि डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा H माइनस T डेल्टा S शुड बी नेगेटिव, यानी कि इसको इधर ले जाऊं तो डेल्टा H नॉट अपॉन डेल्टा S नॉट से ज्यादा होना चाहिए T। तो दूसरे शब्दों में मुझे डेल्टा H और डेल्टा S निकालने हैं। डेल्टा H बड़ा आसान है, डेल्टा H थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इज डेल्टा HF नॉट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगी। कितना दे रखा है, SnO2 है, SnO नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा CO2 इज -394 प्लस 581। अच्छा 394 494 594 200 हो जाता, पर 584 होता है 190, 581 है तो 187 किलो जूल्स पर मोल, ये है प्लस 187। डेल्टा एस नॉट भी इतना ही सस्ता है, निकाल लीजिए, एंड दिस इज SF नॉट ऑफ CO2 प्लस SF नॉट ऑफ टिन माइनस SF नॉट ऑफ SnO2 माइनस, और फॉर्मेशन क्या, सिंपली एंट्रोपी, एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल लीजिए, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। फॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। तो दिस इज S नॉट ऑफ now SnO2, CO2 कहां गया, गायब है, यह है 210 प्लस टिन 52 माइनस SnO2 56 माइनस कार्बन 6, 52 माइनस 56 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 210, 200 आ गया किलो जूल्स पर मोल। वाह, तो ये किलो जूल्स पर मोल नहीं है, ये है जूल्स पर मोल केल्विन।
ध्यान दीजिए, जूल्स पर मोल केल्विन। यहां रख दीजिए डेल्टा एच नॉट 187 किलो जूल्स, मत भूलिए किलो को, पर मोल, और ये है 200 जूल्स पर मोल केल्विन। मोल मोल जूल जूल कट गया, किलो बाकी है। किलो मतलब हजार, हजार बाय 205, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 187, 180 इंटू 5 900, 935। तो टेम्परेचर अगर 935 केल्विन या उससे ज्यादा होगा तब ये रिडक्शन हो जाएगा, ऐसा थर्मोकेमिस्ट्री का कैलकुलेशन कहता है। एंड फाइनली दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल क्वेश्चन फॉर IIT एडवांस्ड केमिस्ट्री 2020, और शानदार क्वेश्चन है किसका, आयनिक से। देखिए, अ बिफिटिंग कंक्लूजन ऑफ अ ग्रेट पेपर, an acidified solution of 0.05 molar zinc is saturated with 0.1 molar H2S. What is the minimum molar concentration of H plus required to prevent the precipitation of zinc sulfide, और KSP वगैरह दे रखे हैं। आइए सॉल्व करते हैं। पहली बात तो जस्ट ZNS का प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो रहा है, मतलब ZNS प्रेसिपिटेशन की कगार पर है, तो मैं कह सकता हूं KSP of ZNS upon concentration of zinc ions, upon concentration of zinc ions is equal to sulfide. KSP है 1.25 into 10 raised to minus 22 divided by zinc, zinc कितना है 0.05। ओ वाओ, कितना जाएगा, दिस इज 2.5 इंटू 10 raised to minus 21 मोलर। अगर सल्फाइड इतना होगा तो ZNS का प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हो जाएगा, पर सल्फाइड इतना कैसे आएगा, लिखते हैं K1 K2, अगर ऊपर से एसिड डाला है तो सारा का सारा H प्लस ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आ जाएगा। तो क्या इससे निकाल सकता हूं, हां इससे कह सकता हूं H प्लस कितना है, मस्त रूट है किसकी, K1 K2 इंटू H2S अपॉन सल्फाइड आयन, और ये कितना है K1 K2 10 raised to minus 21, और H2S है 10 raised to minus 1 अपॉन सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन कितना है भाई, निकाला था 2.5 इंटू 10 raised to minus 21, ये तो 1/25 है, यानी कि 1/5, यानी कि 0.2 मोलर। वाह, ये आंसर है। जी हां, अगर 0.2 मोलर होगा H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन, तो वो इतना सप्रेस कर देगा डिसोसिएशन H2S का कि ZNS का प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हो जाएगा सॉल्यूशन से। तो बच्चों, ये था IIT 2020 का सॉल्यूशन। अपनी ओर से मोस्ट डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव सॉल्यूशंस हमने प्रेजेंट करे हैं, जितने कहीं भी नेट पर उपलब्ध हैं, इस लिहाज से कि आप इनसे सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं देखेंगे, आपको केमिस्ट्री का मेथड, केमिस्ट्री की अप्रोच सीखने को मिलेगी। और सच तो यह है कि हमारे जितने भी और भी अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पुराने जेई के वीडियो सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं, उन सबको बच्चों ने पहले बहुत पसंद किया है, और बाकायदा बच्चों ने उनकी प्लेलिस्ट वगैरह बना दी है टॉपिक वाइज, ताकि उससे भी वो जो सीख सकते हैं वो सीखते रहते हैं। मुझे उम्मीद है इनसे भी आपको सीखने को मिलेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, और अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बताइए, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं। और आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए कुछ 10 सेकंड की मेहनत आप कर सकते हैं। फटाफट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कहां हर जगह, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल्स, तो मुझे नहीं पता कि ऐसे आप शेयर कर सकते हैं नहीं, लेकिन मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, आप लोग मुझसे 10 गुना ज्ञानी हैं, तो ये शेयरिंग की अब जिम्मेदारी आपकी है। आप में से जिन लोगों ने अभी IIT 2020 दिया है, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, और ध्यान रखना, रैंक कुछ भी आए, रिजल्ट कुछ भी आए, सबसे बड़ा है आपका आत्मविश्वास। अगर हम डटे रहते हैं,
बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा नहीं हुआ तो भी ईश्वर की इच्छा से नहीं हुआ, और भी अच्छा है, कुछ और अच्छा आने की उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज की मुलाकात बस इतनी। हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू। देर रात हो गई है, हमारे जो साथी, हम तो फ्रंट पे थे पर जो बैकग्राउंड में डटे रहे और अब तक मैदान में हैं, दो बड़े अच्छे साथी हैं। फटाफट मैं बुलाना चाहता हूं चिराग को। चिराग आ जाइए। A word of thanks for them. Chirag does the video editing and we have Ketan who does the video recording. सब लोग साथ में रहते हैं तब आपके सामने आना संभव हो पाता है। तो चलिए हम सब की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड इन सबको भी, पूरी व्यास की टीम को बहुत बहुत थैंक्स और शुभकामनाएं। थैंक यू।